नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय के अंदर अभी तक अपन ने संधि स्टार्ट की और संधि के अंदर अपन ने संधि के दो प्रकार पढ़ चुके हैं। कौन-कौन सी? एक अपन ने स्वर संधि पढ़ी और अपन ने पढ़ लिया है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि के किस प्रकार से नियम बनते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या नियम हैं, उनके क्या कैसे उदाहरण, उनको कैसे संधि और संधि विच्छेद करते हैं, वो सब अपन ने अभी तक की क्लासों के अंदर पढ़ा है। एक बार जैसा कि मैंने आपको बोला था कल की क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर, कि जब अपन अगली क्लास शुरू करेंगे तब एक बार वापिस से जितना अपन ने पढ़ा है, उन सारे नियमों को एक बार से वापिस से देखेंगे। तो एक बार मैं आपके सामने स्वर संधि और व्यंजन संधि के जो नियम है, उनको वापिस से रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था स्वर संधि। क्या पढ़ा? स्वर संधि। तो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? उनकी बात कर लेते हैं। पहला प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि का। कौन-सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा प्रकार अपन ने पढ़ा गुण स्वर संधि। कौन-सा? गुण स्वर संधि। और तीसरा प्रकार अपन ने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि का। कौन-सा? वृद्धि स्वर संधि। और चौथा प्रकार अपन ने पढ़ा था यण स्वर संधि। और स्वर संधि का 5वां प्रकार पढ़ा था अपन ने अयादी स्वर संधि का। कौन-सा प्रकार पढ़ा था? अयादी स्वर संधि का। तो इनके किस प्रकार से अपन ने नियम याद किए थे, एक बार वो सोचो देखें, किन-किन को नियम याद आ रहे हैं? अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी है तो आपको ये सारे नियम आपके अंगुलियों पर खेल रहे होंगे। और यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है, तो विंग्स एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर जाके सामान्य हिंदी करके एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाके हिंदी की पहली क्लास दे सकते हैं। और उनके अंदर, उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया है कि इन स्वर संधि के प्रकारों के नियम आपको किस प्रकार से याद करने हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि आपको किस प्रकार से याद रखना है, आपको याद रखना है सजातीय स्वर। कौन से? सजातीय स्वर। अब ये सजातीय स्वर कौन से होते हैं? ये आपको उस पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया है, तो दोबारा से यहाँ बताने की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता, आपको वहाँ पे जाकर देखनी पड़ेगी। दूसरी, गुण स्वर संधि। दूसरा प्रकार क्या है? गुण स्वर संधि। तो इसका अपन ने याद करने के लिए क्या तरीका अपनाया था? तरीका अपना ये था कि अ या आ के बाद में या आ के बाद में आपको क्या मिले? अ या आ के बाद में आपको यदि क्या मिलता है? ई या बड़ी ई मिलती है, या फिर ऊ या बड़ा ऊ मिलता है, या फिर आपको क्या मिलता है? री मिले। क्या मिले? री मिले। कि अ या आ के बाद में ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, या फिर आपको री मिलता है, तो इनका क्रमशः क्या हो जाता है? तो इनका क्रमशः हो जाता है ए, ओ और अर हो जाता है। इनका क्या हो जाता है? ए, ओ, अर इनका हो जाता है। फिर अपन ने आगे पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि का। वृद्धि स्वर संधि का नियम किस प्रकार से याद करेंगे? तो मैंने वही बताया था कि गुण स्वर संधि के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि अ या आ के बाद में, तो वृद्धि संधि के अंदर भी अपन क्या ले लेंगे कि अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में। अब यहाँ पे जो स्वर आ गए, उनके अलावा कौन से स्वर हैं? तो उनके अलावा हैं ए, ऐ, ओ और औ। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। यहाँ पे कितने स्वर आ गए? यहाँ पे आपका आ जाता है अ और आ। यहाँ पे आ गया आपका ई और बड़ी ई। और यहाँ पे आ गया ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है? फिर यहाँ पे गुण स्वर संधि के अंदर ये दोनों वापस से आ गए। और इसके बाद में जो आता है री, वो री भी यहाँ पे आ गया। मतलब क्या? यहाँ तक का अपन ने सारे स्वर देख लिए, इनके नियम देख लिए।
अब इनके बाद क्या आता है? ए, आई, ओ, औ आता है। उनके किस प्रकार से नियम बनते हैं, उनको अपन देख रहे हैं। तो क्या लिखा मैंने? अ या आ के बाद में ए, आई, ओ, औ मिले तो क्या हो जाता है? जैसा संधि का नाम है, वैसा संधि के नियम के अंदर लागू होगा कि भई इसका नाम रिद्धि संधि पड़ा है तो कुछ कारण से बना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? क्या इनका क्रमशः हो जाता है कि इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा आई, ए और आई इन दोनों का क्या हो जाता है? इन दोनों का हो जाता है आई में परिवर्तन और ओ और औ का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तो ये इन दोनों का औ के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? ये इसके अंदर वृद्धि हो गई। ये पहले ए था, इसकी आई में वृद्धि हो गई। आई पहले से ही वृद्धि हो रखी है। आई पहले से ही बड़ा है, इसको बड़ा करके लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि को किस प्रकार से याद रखने का बताया था मैंने आपको तरीका क्या बताया था? याद करो देखें, तरीका क्या बताया था कि जो आपको गुण स्वर संधि के अंदर जो बीच के स्वर आपको मिल रहे हैं, उनको वापिस से यहाँ पे आपको रख देने का। चलिए मैं उनको वापिस से रख देता हूँ। इनमें से मैं एक-एक को रख लेता हूँ ताकि मेरे को नियम आराम से याद हो जाए। तो मैंने क्या रखा कि ई क्या है? ई, उ और री। इनमें से मैंने एक-एक को ले लिया। किसको ले लिया? ई को ले लिया, इस उ को ले लिया और इसको इसमें से री को ले लिया। हालाँकि री अकेला ही है। तो एक-एक मैंने ले लिया और इसके बाद इ ई, उ, री के बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले। क्या मिले? असमान स्वर मिले। तो इनका क्रमशः क्या हो जाता है? तो इनका क्रमशः हो जाता है य, व और र। क्या हो जाता है? य, व, र हो जाता है। उसी प्रकार से अयादी संधि को किस प्रकार से याद रखने का? तो मैंने बताया था कि जिस प्रकार से अपन ने गुण स्वर संधि के बीच के जो स्वर थे, उनको अपन ने इनके यहाँ पे शुरुआत में रख दिए, उसी प्रकार से आपको जो बीच के ये 4 स्वर है, इनको यहाँ पे शुरुआत में रख देंगे। तो जब मैं इनको यहाँ पे शुरुआत के अंदर रखता हूँ, ए, ऐ, ओ और औ। इनके बाद में यदि आपको क्या मिले? यदि आपको असमान स्वर मिले, ए, आई, ओ, औ के बाद में यदि आपको असमान स्वर मिलता है, असमान स्वर का अर्थ क्या होता है कि अगर ए है तो ए के बाद में ए नहीं आना चाहिए। इनमें से इन ए के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, वो क्या होता है? असमान स्वर होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैंने बोला कि ए है, ए के बाद में यदि ए आ जाता है, तो ये क्या होता है? ये तो समान स्वर हो गया। ए क्या है? ए का समान स्वर हो गया, तो इसके अलावा कोई भी स्वर आता है तो वो क्या होता है? असमान स्वर होता है। तो एक के बाद में यदि असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आय, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आय और ओ का क्या हो जाएगा? ओ का हो जाएगा औ, ओ का क्या हो जाएगा? ओ का हो जाएगा औ और यहाँ पे अपन को और औ का क्या करेंगे? और औ का कर देंगे अपन आओ। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे परिवर्तन देखते हैं। ये थे स्वर संधि के नियम। स्वर संधि के नियम किस प्रकार से याद करेंगे, ये एक तरीका था अपने सामने। फिर अपन पढ़ रहे हैं स्वर संधि के बाद में अपन ने पढ़ा व्यंजन संधि। क्या पढ़ा था? व्यंजन संधि पढ़ा था और व्यंजन संधि के अपन ने 13-14 नियम देखे थे, उनको एक बार से मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है? उनको किस प्रकार से याद करेंगे, वो जब अपन नियम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको सभी नियमों को याद करने का छोटे-छोटे आपको तरीके बताए थे। छोटे-छोटे आपको हिंट मैंने बताए थे कि आपको किस प्रकार से नियम याद करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला नियम किस प्रकार से याद करेंगे, तो यदि पहले के बाद में 3 आए, यदि पहले के बाद में पहला किसमें बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। यदि पहले के बाद में सगोस आता है तो पहला तीसरे में बदल जाता है। तो अपना याद करने का तरीका क्या था कि पहला है तो पहला बदल जाएगा तीसरे में और तीसरा है तो तीसरा बदल जाएगा पहले में। वो इनकी अपनी-अपनी अलग स्थितियाँ हैं कि किस परिस्थिति के अंदर कभी पहला तीसरे में नहीं बदलेगा, कभी तीसरा पहले में नहीं बदलेगा। वो एक अलग स्थिति है। लेकिन एक छोटा-सा हिंट
मिल जाए आपको, इसलिए मैंने आपको क्या बोला बताया था कि पहले के बाद में आपको क्या मिले? तीसरा मिले, पहला तीसरे में और तीसरा पहले में। आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से याद करेंगे। देखो, पहला नियम अपना क्या था कि पहले के बाद में आपको सगों से मिले। पहले के बाद में आपको क्या मिले? कि पहला आए और पहले के बाद में आपको क्या मिले? सगों से मिले। क्या मिले? सगों से मिले। तो पहला किसमें बदल जाएगा? तो पहला बदल जाएगा तीसरे में। पहला किसमें बदल जाएगा? पहला बदल जाएगा तीसरे में। और सगोस में भी अपन ने 2 स्थितियों को छोड़ा था। वो 2 स्थितियाँ कौन-सी हैं? एक अपनी थी को अपन छोड़ रहे हैं, एक अपन छोड़ रहे हैं पाँचवें को। को छोड़ रहे हैं और पाँचवें को छोड़ रहे हैं। पाँचवें का अर्थ ये है कि जो 5वां वर्ग होता है, जो 5वां वर्ग होता है उसको अपन छोड़ रहे हैं। जब अपन इनको छोड़ रहे हैं तो इनके साथ अलग से किस प्रकार से नियम बनेंगे? आइए देखते हैं कि इनके साथ में अलग से किस प्रकार से नियम बनेंगे, बारी-बारी से इन दोनों को देखते हैं। तो मैंने किया लिखा कि पहले के बाद में यदि आपको मिले, तो पहला किसमें चला जाएगा? तो पहला चला जाएगा तीसरे में और इस का क्या होगा? ये चला जाएगा इस तीसरे के महाप्राण में। किसके? इस तीसरे के महाप्राण में, यानी कि इस तीसरे के बाद जो तुरंत बाद आएगा, चौथा कह सकते हैं। इस तीसरे का चौथा कह सकता हूँ, इस पहले का चौथा मैं कह सकता हूँ। फिर अपने अगला नियम क्या देखा था? फिर अगला नियम अपन ने पढ़ा था कि पहले के बाद में आपको क्या मिले? पहले के बाद में यदि आपको 5वां मिले, पहले के बाद में यदि आपको 5वें वर्ग मिले, 5वां मिले, तो पहला किसमें चला जाता है? तो पहला चला जाता है 5वें में। पहला किसमें चला जाता है? पहला चला जाता है 5वें में। ये अपन ने 3 नियम देखे थे। इसके बाद अपन ने क्या देखा था? इसके बाद अपने नियम देखे थे। 4 नंबर नियम मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ। चौथा नियम अपने था कि तीसरे के बाद में आपको यदि अघोष मिलता है, तो अघोष कौन-कौन से होते हैं? क्या आप सभी लोगों को याद है कि अघोष कौन-कौन से हैं? अघोष होता है पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों स। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो यहाँ पे क्या नियम है चौथा? चौथा नियम अपना ये है कि तीसरे के बाद में यदि आपको अघोष मिलता है और अघोष में भी स्तक को छोड़कर, ठीक है? तो तीसरा किसमें बदल जाएगा? तो तीसरा बदल जाएगा पहले में। बहुत आसान नियम है। फिर अगला नियम क्या था अपना? अगला नियम 5वां नंबर नियम अपना था कि तीसरे के बाद में यदि आपको स्थ मिलता है, यहाँ पे अपन ने स्थ को यहाँ पे छोड़ा। एक नियम स्थ के साथ में एक अलग नियम पढ़ते हैं कि स्वर के बाद में यदि आपको स्थ मिलता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, आपको वापस मैं याद दिलाऊँगा। तो ये तीसरा किसमें बदल जाएगा? ये तीसरा तो बदल जाएगा पहले में और इस स्थ में से इस स का क्या हो जाता है? इस स का लोप हो जाता है। इस स का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। फिर अपन ने अगला नियम क्या पढ़ा था? अगला नियम अपना था कि स्वर के बाद में यदि आपको क्या मिले? छ मिले। स्वर के बाद में यदि आपको क्या मिले? छ मिले, तो किसका आगमन हो जाता है? इस छ से पहले इस च का क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। च छ से पहले आ जाता है। फिर अपना अगला नियम क्या था? अगला नियम अपना था कि त के बाद में क्या मिले? त के बाद में यदि आपको छ मिलता है, तो इन दोनों के मेल से क्या बनता है? च छ बनता है। और उसी प्रकार से अगला नियम अपना ये था कि त के बाद में यदि आपको तालव्य स मिलता है, यदि आपको तालव्य स मिलता है तो इनका भी क्या हो जाता है? च छ में परिवर्तन हो जाता है। फिर आगे अपन का क्या नियम था? आगे अपना नियम ये था कि त या दा के बाद में, त या द के बाद में आपको क्या मिले? आपको मिले चज, चज, टड, द, न और ल। सभी लोगों को नियम याद आया क्या? कौन-सा? एक लाइन के अंदर बोलना है चज, टड, द, न, ल। बोलो देखिए एक बार वापिस से कि त या द के बाद में चज, टड, द, न, ल आए, तो इनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है? ये आप सभी लोग जानते हैं कि यदि च है तो च का क्या हो जाएगा? च है तो च का चच्चा हो जाएगा। यदि ज है तो ज का जज्जा हो जाएगा। यदि ट है तो ट का टट्टा हो जाएगा और ड है तो ड का डड्डा और द है तो द का
द हो जाएगा। यदि ना है तो ना का नन्ना, और यदि ला है तो इस प्रकार से इनका परिवर्तन हो जाता है। फिर अगला नियम अपना क्या था? अगला नियम अपना ये था कि री के तुरंत बाद में यदि आपको द मिलता है, री के तुरंत बाद में यदि आपको क्या मिले? द मिले। आइए देख लेते हैं। री है और री के तुरंत बाद आपको क्या मिल रहा है? द मिल रहा है जी। और उसके बाद में यदि म मिल रहा है तो ये द किस में चला जाता है? ये द चला जाता है न में। ये द किस में चला गया? ण में चला गया। फिर अगला नियम अपन ने क्या पढ़ा था? अगला नियम अपन ने पढ़ा था कि उपसर्ग से संबंधित नियम। उपसर्ग से संबंधित नियम। तो उपसर्ग से संबंधित नियम अपन ने 2 देखे थे कि यदि आपको सम के बाद में क्या मिले? यदि आपको सम के बाद में क्री धातु मिले, सम के बाद में क्री धातु मिलता है तो किसका आगमन हो जाता है? जो सम के अंदर जो सा दिया गया है, कौन-सा सा दिया गया है? दंत्य सा दे रखा है, तो आगमन भी यहाँ पे किसका करवा देंगे? इस दंत्य सा का आगमन करवा देंगे। और यदि आपको परी के बाद में क्या मिले? परी के बाद में यदि आपको क्री धातु मिले, तो यहाँ पे किसका आगमन हो जाता है? इस मूर्धन्य सा का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो गया? मूर्धन्य सा का आगमन हो गया। फिर अगला नियम अपन ने क्या देखा था कि वर्गीय और अवर्गीय संबंधी नियम। वर्गीय और अवर्गीय संबंधी नियम। तो वर्गीय और अवर्गीय संबंधी नियम कौन से होते हैं? बताओ देखें। वर्गीय और अवर्गीय संबंधी नियम कौन से हैं? बताओ। वर्गीय और अवर्गीय संबंधी नियम कौन से हैं? आपको बताना है। वर्गीय और अवर्गीय संबंधी नियम ये था कि माँ के बाद में क्या मिले? वर्गीय व्यंजन मिले। माँ के बाद में क्या मिले? वर्गीय व्यंजन मिले। और माँ के बाद में यदि आपको क्या मिलता है? अवर्गीय व्यंजन मिलता है। क्या मिलता है? अवर्गीय व्यंजन मिलता है। तो इनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है? आपको बताना है। आपको बताना है कि इसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है आपको बताना है। यदि माँ के बाद में वर्गीय व्यंजन आए, माँ के बाद में वर्गीय व्यंजन आए, और यदि माँ के बाद में अवर्गीय व्यंजन आए, तो इनका परिवर्तन किस प्रकार से होगा? तो इनका परिवर्तन होता है, यदि माँ के बाद में वर्गीय व्यंजन आता है, तो माँ किस में बदल जाता है? माँ बदल जाता है या तो अनुस्वार में बदल जाएगा, या फिर किस में बदल जाएगा? इसके 5वें में। और 5वां किसका? जो यहाँ पे वर्गीय व्यंजन का, यहाँ पे जो वर्गीय व्यंजन होता है, इसके 5वें में बदल जाता है। और यदि माँ के बाद में आपको क्या मिले? अवर्गीय व्यंजन मिले, तो माँ ये किस में बदल जाएगा? तो ये अनिवार्य रूप से इस अनुस्वार में बदल जाएगा। ये अपने 5वें में नहीं बदलता, क्योंकि वह वर्गीय व्यंजन का कोई 5वां नहीं होता। 2 नियम और बचे हुए हैं। 2 नियम अपन देख लेते हैं। 2 नियम कौन-कौन से 2 नियम बचे हुए हैं? आप बताओ देखें। तो 2 नियम आपके हैं। एक आपका नियम ये है कि एक नियम ये है कि स्वर के बाद में क्या आए? स्वर के बाद में यदि सड़क आती है, तो सड़क किसमें बदल जाएगी? सड़क बदल जाएगी षटकोण में। क्या था नियम? कि स्वर के बाद में यदि सड़क आती है, तो सड़क षटकोण में बदल जाती है। और एक नियम अपना ये था कि स्वर के बाद में आपको क्या मिले? स्वर के बाद में यदि इष्ठ या फिर इष्ट न मिले, तो इनका परिवर्तन कैसे हो जाता है? तो इस थ का परिवर्तन इस ठ में, और इस न का परिवर्तन किस में हो जाता है? षण में परिवर्तन हो जाता है। ये थे अपने कुछ नियम जिनको अपन ने देखा था। एक नियम एहन का नियम अपन ने देखा था कि एन के बाद में क्या आए? एन के बाद में यदि कोई वर्ग आता है, एन के बाद में क्या मिले आपको? एन के बाद में यदि आपको कोई वर्ग मिलता है में,
एहन के बाद में कोई वर्ण मिलता है, कोई सा भी वर्ण मिल जाए तो कोई सा भी कोई भी वर्ण मिले, क्या मिले? कोई भी वर्ण मिले तो इस ना का किस में परिवर्तन हो जाता है? इस ना का रा में परिवर्तन हो जाता है। और एहन के बाद में यदि रा आता है तो इस ह के अंदर जो अ छुपा हुआ है, उस अ और ना का परिवर्तन हो जाता है ओ के अंदर। ये अपन ने कल की क्लास के अंदर, कल तक की क्लास के अंदर अपन ने देखे और इनका अपन ने आज एक मोटा-मोटी रूप से इनका रिवीजन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं, आपको सारे अच्छे से याद हो गए होंगे। तो किन-किन को ये सारे नियम याद हो गए? किन-किन के नियम अंगुलियों पर खेल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बता दो। जिनको ये सारे नियम याद हो गए, जिनको स्वर संधि, व्यंजन संधि के सारे नियम याद हो गए, वो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर आपसे जैसा कि मैंने आपसे पिछली क्लास के अंदर आपसे ये वादा किया था कि अपन अब जो अपन पढ़ेंगे उसको 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं। अपन पढ़ेंगे व्याकरण और अपन साथ में पढ़ने वाले हैं शब्दकोश को भी। शब्दकोश के अंदर अपन शुरुआत करने जा रहे हैं आज पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और पर्यायवाची शब्द के साथ अपन पढ़ेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होते हैं? दिखने में, सुनने में, उनके उच्चारण में एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ में थोड़े से अलग होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है? पर्यायवाची क्या होते हैं? आप सब लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि की शुरुआत करते हैं। तो बताइए कि विसर्ग संधि की परिभाषा अगर आप लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? सोच के बताओ देखें कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी? तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी कि विसर्ग के बाद में क्या मिले? विसर्ग, विसर्ग यानी समझ गए विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? ये दो बिंदी। विसर्ग के बाद में यदि आपको स्वर मिलता है और यदि आपको विसर्ग के बाद में क्या मिल जाए? व्यंजन मिल जाए। इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है कि विसर्ग के बाद में यदि स्वर आता है, यानी कि विसर्ग का स्वर के साथ मेल या विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें विसर्ग संधि कहेंगे। परिभाषा बहुत आसान है। जिस प्रकार से अपन सभी संधि के प्रकारों की परिभाषा याद करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से विसर्ग संधि की परिभाषा भी याद कर लेते हैं। तो क्या है विसर्ग संधि की परिभाषा? कि विसर्ग का स्वर के साथ मेल या विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें विसर्ग संधि कहेंगे। याद होगी सबको परिभाषा? बहुत ही आसान परिभाषा है। कुछ ज़्यादा अपने पास किताबी भाषा वाली परिभाषा नहीं है। अपन को बस परिभाषा याद करनी है, विसर्ग का अर्थ अपन को समझना है। आइए देखते हैं पहला नियम। पहला नियम आपके सामने लिखा आ रहा है कि विसर्ग के साथ सघोष की संधि। विसर्ग के साथ किसकी संधि? सघोष की संधि। तो सघोष क्या क्या होते हैं? उनको अपन देख लेते हैं। सघोष मैंने आपको बताए थे कि तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग और इसके अलावा य, र, ल, व और यहाँ पे स के अलावा ह बचता है। और इनके साथ अपन को क्या मिलता है? इनके अलावा जो स्वर दे रखे हैं, जो भी स्वर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे सघोष होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? वो सारे सघोष होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? वो सारे सघोष होते हैं। तो विसर्ग का सघोष के साथ संधि का पहला नियम क्या बनेगा? तो पहला नियम आपके सामने लिखा आ रहा है कि
विसर्ग के बाद यदि आपको सघोष व्यंजक मिलता है, सघोष व्यंजक मिलता है। अब ये सघोष व्यंजक क्या होता है? आपने तो हमें बताया कि सघोष क्या होता है? सघोष क्या होता है? ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है? तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, य, र, ल, व और ह, साथ ही साथ स्वर। ये क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। अब ये सघोष व्यंजक किस बला का नाम है? तो सघोष व्यंजक क्या होता है? व्यंजक का अर्थ आप समझ गए होंगे, व्यंजन, स्वर के अलावा। तो व्यंजक का अर्थ क्या हो गया? जो तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, इनके साथ य, र, ल, व और ह, ये क्या होते हैं? ये सघोष व्यंजक होते हैं। और यदि मैं आपसे कह दूं सघोष, तो इनके अंदर ये सारे आ जाएंगे। तो इनके अंदर ये सारे आ जाएंगे। तो सघोष व्यंजक कौन से हो जाएंगे? तो सघोष व्यंजक ये हो जाएंगे। स्वर के अलावा जो भी सघोष है वो सघोष व्यंजक हो जाएंगे। और यदि मैं सघोष स्वर कह दूं तो फिर स्वर वाले। ठीक है। तो पहला क्या नियम है कि अविसर्ग के साथ यदि सघोष व्यंजक आता है, अविसर्ग के बाद यदि सघोष व्यंजक आता है, तो इन दोनों का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? किन का परिवर्तन? अ और विसर्ग का। तो इनका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इनका परिवर्तन हो जाएगा ओ में। लो जी, ये अपन ने विसर्ग का विकार अपन ने करवा दिया। क्या है नियम? नियम बस इतना सा है कि अविसर्ग के साथ अविसर्ग के बाद यदि आपको सघोष व्यंजक मिलता है, तो अविसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ के अंदर परिवर्तन हो जाता है। किस प्रकार से होगा? आइए उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। नियम आप सभी लोगों को याद हो गया होगा, इसकी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। नियम बस इतना सा है कि अविसर्ग के बाद में यदि सघोष व्यंजक आता है, तो अविसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? ओ के अंदर परिवर्तन हो जाता है। आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है, मन धन ज, मन धन ज। तो अपने ही सामने विच्छेद करके दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका आपको संधि करना है और आप इसका संधि किस प्रकार से करेंगे। विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए मेरे समझ में आ गया कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आइए अपन सबसे पहले इनके टुकड़े कर लेते हैं, ताकि अपन को जो नियम है वो अपने आसानी से पकड़ में आ जाए। तो कर लेते हैं इनके टुकड़े। तो इस ना के अंदर मात्रा किसकी है? इस अ की मात्रा है। और आ के बाद में मेरे को विसर्ग मिल रहा है और आगे मेरे को ज के अंदर अ की मात्रा है। ज के अंदर आ की मात्रा है। यहाँ पे जो बच रहा है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पे म और ना से अपन ने अ की मात्रा बाहर निकाल दी, तो ना हलंत के साथ हो गया। अब अपना नियम कैसे लगेगा? अब अपना नियम जो लगेगा, अब अपना नियम जो लगेगा, वो अपना नियम यहाँ पे लग रहा है। क्या मिल रहा है मेरे को? अविसर्ग के साथ, अविसर्ग के साथ और उसके बाद मेरे को ज मिल रहा है। तो ज जो है वो क्या है? ज अघोष है या फिर सघोष है? तो ज तीसरा वर्ग है यानी कि सघोष हुआ। तो नियम क्या है कि अविसर्ग के बाद में यदि सघोष मिलता है, अविसर्ग के बाद में यदि सगों से मिलता है, तो इन दोनों का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तो इन दोनों का परिवर्तन ओ के अंदर हो जाएगा। लो जी, मैंने इनका परिवर्तन ओ के अंदर कर दिया। तो ओ विसर्ग के बाद में अविसर्ग के बाद में सगों से मिल रहा है, तो अविसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया? ओ के अंदर परिवर्तन हो गया। अब जो जहां पर बचा हुआ है उनको वहीं पर रख दो। यहाँ पे आपका बच रहा है मना, म और न हलंत के साथ में। यहाँ पे इसका परिवर्तन इसके अंदर हो गया। आगे आपका ज और साथ में बच रहा है अ। अब वापिस से जो जिसके साथ में मात्रा जोड़ सकते हैं उसके साथ में जोड़ दो। इस ओ की मात्रा इसके साथ में जुड़ जाएगी और इसकी मात्रा वापिस से इसके साथ में जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो अपना शब्द बनेगा, म न के साथ में ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये और ये शब्द बन गया मनोज। शब्द क्या बन गया? मनोज आपका शब्द बन गया। तो मना धन जा का संधि क्या हो जाता है? इसका संधि हो जाता है
मनोज। इसका संधि क्या हो जाता है? इसका संधि हो गया मनोज। उसी प्रकार से आगे आपके सामने दे रखा है मनः धन नयन। नियम को याद करो, अच्छे से याद कर लो नियम को। आंखें बंद करके 1-2 बार मन ही मन ऐसे रिपीट करो कि नियम क्या है? नियम बस इतना सा है कि विसर्ग के बाद में यदि सगोश मिलता है, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? ओ के अंदर परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो गया? ओ के अंदर परिवर्तन हो गया। तो आगे अपन को क्या दे रखा है? मन धन नयन। अब इसका मैं अगर अब आपको तरीका समझ में आ गया कि अपन संधि किस प्रकार से करेंगे, तो क्या आप अब इन शब्दों की आप जल्दी-जल्दी कर सकते हैं? क्या मैं इनको जल्दी-जल्दी संधि किस प्रकार से कर सकता हूँ? तो अगर आपने अभी तक की जो भी क्लासें हैं प्रॉपर ढंग से आपने देखी होगी, तो अब आपके पास वो स्फूर्ति आ गई होगी, वो अभ्यास आपके अंदर आ गया होगा कि मैं इस शब्द को जल्दी किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? मना मिल रहा है, म ना और साथ में विसर्ग मिल रहा है। तो ना के अंदर मात्रा किसकी है? तो मैंने मात्रा निकाल दी अ की और आ के बाद में मेरे को विसर्ग मिल गया। आ के बाद में मेरे को विसर्ग मिल गया। अब आगे मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ का जो पहला वर्ण है उसे उठा लो। यहाँ पे मैंने पहला वर्ण उठाया और यहाँ पे मेरे को ना मिल रहा है, ना के अंदर अ की मात्रा और जो आगे बचा हुआ है उससे अपन को कोई लेना-देना नहीं। अपन संधि करेंगे, जो विकार उत्पन्न होगा तो वो इस वर्ण से, इस धन से जो पहले हैं और इस धन के जो बाद है, उनके अंदर अपन को मेल करवाना है, उन्हीं का मेल करवाना है, उन्हीं के अंदर अपन को विकार करवाना है। तो बाकी आगे जो दे रखा है उनको वैसा का वैसा रखना है। इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अपन नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे मेरे को मिला अविसर्ग और आगे आपको ना मिल रहा है। तो अब नियम को याद करो देखें। नियम क्या है? अविसर्ग के बाद में यदि आपको सगोश मिलता है, तो क्या ये जो न आपके सामने लिखा है, ये सगोश है? यदि सगोश है, तो ये नियम लग जाएगा। ये नियम लग जाएगा। तो ये नियम क्या है कि अविसर्ग के बाद में यदि सगोश व्यंजक मिलता है, तो किस में बदल जाता है? अविसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। ओ के अंदर बदल जाता है। तो यहाँ पे अविसर्ग के बाद में आपको सगोश मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको सगोश मिल रहा है। तो अविसर्ग का परिवर्तन किसके अंदर कर देंगे? तो अविसर्ग का परिवर्तन अपन कर देंगे ओ के अंदर। तो मैं इसका ओ के अंदर परिवर्तन कर देता हूँ। तो अब इस ओ की मात्रा किसके साथ में लगेगी? इस न के साथ में। इस ओ की मात्रा किसके साथ में अपन लगाएँगे? इस न के साथ में ओ की मात्रा लगा देंगे और बाकी जो आगे आपको दूसरा उत्तर पद के रूप में जो भी दिया गया है, उसको तो वैसा का वैसा रखना है। तो यहाँ पे ना के साथ में ओ की मात्रा मैं लगाता हूँ। ये म वैसा का वैसा, अब ओ की मात्रा इस ना के साथ में तो ये शब्द हो गया नो और आगे आपको नयन दे रखा है, तो मैं नयन को वैसा का वैसा लिख देता हूँ। तो अपना शब्द क्या बन गया? मनोनयन अपना शब्द बन जाता है। क्या आपको इस तरीके से करने में सहूलियत प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है? या फिर आप चाहते हैं कि मैं ये वापिस से इतना बड़ा प्रोसेस आपको बताऊँ? ये प्रोसेस मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम सही ढंग से संधि करनी आ जाए। आपको यहाँ पे नियम मिल जाता है कि यहाँ पे कौन-सा नियम मिलेगा। जब ये आपका एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो फिर आपको इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको प्रश्न को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। आगे आपको क्या दे रखा है? सर, धन, ज। क्या दे रखा है? सर, धन, ज। अब इसको जल्दी से कितने समय के अंदर आप कर सकते हैं? देखो इस रा के अंदर अविसर्ग है, ठीक है। आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको ज दे रखा है और ज के अंदर आपको अ की मात्रा मिल रही है। अब अविसर्ग के बाद में ज मिल रहा है और ज क्या है? ज तीसरा वर्ग है। तो नियम क्या कहता है कि अविसर्ग के बाद में यदि सगोश व्यंजक मिलता है तो अविसर्ग का परिवर्तन ओ के अंदर हो जाता है। तो इस अविसर्ग का परिवर्तन मैं यदि ओ के अंदर कर देता हूँ, ये मैंने अपना नियम लगा दिया। अब इस ओ की मात्रा किसके अंदर जुड़ जाएगी? इस रा के अंदर जुड़ जाएगी और सा वैसा का वैसा, रा के अंदर ओ की मात्रा आई और आगे आपको ज दे रखा है तो मैंने उसको वापिस से वैसा का वैसा रख दिया और सरोज शब्द बन गया। सरोज शब्द का संधि विच्छेद अगर से आपसे पूछूँ तो क्या होगा? सर, धन, ज होगा। क्या हो जाता है? सर, धन, ज हो जाता है। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। उसी प्रकार से आपके सामने कुछ और उदाहरण लिखे आ रहे हैं। इनका आपको ये आपका गृह कार्य है, इनका आपको संधि करके देखना है और यदि आपको इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनका आपको समाधान बता दूँगा। एक बार देख लो देखिए, अ विसर्ग है, उसके बाद में व है, व में री की मात्रा है, तो य, र, ल, व क्या है? सगोश है, नियम लगेगा। अ विसर्ग का ओ के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। आगे उसी प्रकार से आपको यहाँ पे तफा धन गुण दे रखा है। तफा धन गुण दे रखा है, तो इस प के अंदर अ की मात्रा अविसर्ग हो जाता है, उसके बाद में आपको सगोश मिलता है, मतलब ये नियम लगेंगे, ठीक है? उसी प्रकार से आगे आपको और उदाहरण दिए गए हैं, तपा धन भूमि, यशा धन कान, इन सभी की आपको संधि करके देखनी है और ये आपका गृह कार्य है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम आपके सामने क्या है कि स्वर आए और स्वर के बाद में यदि सगोश व्यंजक आता है, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा करेक्शन कर देना है। यहाँ पे आपको सगोश व्यंजक नहीं लेना है, यहाँ पे आपको सिर्फ सगोश लेना है। यहाँ पे आपको सिर्फ सगोश लेना है कि सगोश मिल जाए स्वर के बाद में, ठीक है? तो क्या है नियम कि स्वर स्वर और स्वर के बाद में यदि आपको विसर्ग मिलता है और उसके बाद में यदि आपको सगोश मिलता है, तो उसका किस प्रकार से नियम बनेगा? उसका किस प्रकार से नियम बनेगा, आइए देखते हैं। तो क्या है नियम? नियम बस इतना सा है कि स्वर के बाद में आपको क्या मिले? स्वर के बाद में आपको क्या मिले? कि स्वर के बाद में यदि विसर्ग आता है, स्वर के बाद में यदि विसर्ग आता है और उसके बाद में यदि आपको सगोश मिलता है, क्या मिलता है? सगोश मिलता है। यहाँ पे सगोश व्यंजक नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर अ मिल रहा है, तो अ स्वर है, ठीक है? तो थोड़ी-सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो नियम मैं आपको वापस से अच्छे से समझा देता हूँ कि नियम आपको किस प्रकार से याद करना है कि स्वर आए और स्वर के बाद में यदि विसर्ग आए और उसके बाद में कोई भी सगोश आ जाए, चाहे सगोश स्वर का हो, चाहे व्यंजक हो, कोई सा भी सगोश आ जाए। सगोश कह दिया इसका मतलब इसके अंदर सारे सगोश आ गए, स्वर वाले भी और व्यंजन वाले भी। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? इस विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा। इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? र में हो जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं इनके उदाहरणों के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं इस नियम को और बेहतर तरीके से। तो क्या है नियम? नियम बस इतना सा है कि स्वर विसर्ग के बाद में यदि सगोश मिलता है, तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। तो आपके सामने पहला उदाहरण लिखा आ रहा है दुह धन अवस्था। पहला उदाहरण क्या लिखा आ रहा है? दुह धन अवस्था। ये लो जी मैंने दुह धन अवस्था यहाँ पे लिख दिया, दुह धन अवस्था। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनके टुकड़े कर लेंगे ताकि अपन को जो नियम है, वो नियम अपन को पकड़ में आ जाए। तो यहाँ पे द दे रखा है और इस द के अंदर मात्रा किसकी है? ऊ की मात्रा है। आगे आपको विसर्ग दे रखा है, आगे आपको अ दे रखा है और इनके अलावा जो बच रहा है उनको मैं वैसा का वैसा रख देता हूँ। इनके अंदर मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी टुकड़े नहीं किए। इस द में से ऊ की मात्रा बाहर निकाल दी। अब नियम क्या है? स्वर आ रहा है, स्वर के बाद में विसर्ग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है और उसके बाद में मेरे को सगोश मिल रहा है। क्या मेरे को यहाँ पे सगोश मिल रहा है? सगोश के रूप में यहाँ पे कौन है? यहाँ पे अ है। तो अ क्या होता है? स्वर होता है और स्वर सगोश होते हैं। स से स्वर, स से सगोश। इस प्रकार से स से स्वर, स से सगोश। ये तरीका अपन ने याद किया था कि सगोश कौन से होते हैं। अगर आप कभी भी कन्फ्यूज हो जाए, तो स से सगोश, स से स्वर। ये क्या होता है? ये सगोश होता है जी। तो उ विसर्ग के बाद में यदि अ आता है, तो इस विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाता है? इस विसर्ग का परिवर्तन इस र में हो जाता है। इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? र में परिवर्तन हो जाता है। तो अब बाकी जो बच रहा है उनको वैसा का वैसा अपन को लिखना है। तो इस विसर्ग का परिवर्तन मैंने र में करवा दिया। अब जो बच रहा है उसको मैं वापस से वहीं का वहीं लिख देता हूँ। यहाँ पे द बच रहा है
और यहाँ पे आपका और के बाद में यहाँ पे और के बाद में व था। तो अब इस उ की मात्रा वापिस इस द के अंदर जोड़ देंगे और इस की मात्रा इसके अंदर जोड़ देंगे। तो अपना शब्द जो बनेगा वो शब्द क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा दू र के अंदर की मात्रा आ गई तो ये र पूरा हो गया। आगे आपको ये दे रखा है तो मैं ये आपके सामने लिख देता हूँ। तो शब्द क्या बन गया? तो सपना अपना शब्द अपना बन गया दुरवस्था। ठीक है? और अपन को ये शब्द जो है शब्द शुद्धि के अंदर अपन से पूछता है। शब्द शुद्धि के अंदर अपन से पूछता है कि दुरवस्था को आप कैसे लिखेंगे? तो आपको अधिकतर ऐसे लिखा मिलेगा दुरावस्था, क्योंकि अपन इसका प्रोनंसिएशन यानी कि इसका उच्चारण भी अपन किस प्रकार से करते हैं? दुरवस्था इस प्रकार से इसका प्रोनंसिएशन भी उच्चारण भी अपन करते हैं। लेकिन ये क्या होता है? ये गलत होता है और सही क्या होता है? दुरवस्था इसका एकदम सही से शब्द शुद्धि होता है। तो दुरवस्था किस प्रकार से लिखेंगे? दु र के साथ में की मात्रा नहीं है, र के साथ में की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पे अपन को कौन-सी मात्रा दी गई है? की मात्रा दी गई है, ना कि की। यहाँ पे जो की मात्रा करके लिखा हुआ है, ये अशुद्ध है। तो शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण होता है दुरअवस्था। ठीक है? तो दु धन अवस्था इसका संधि अपन ने क्या किया? इसका संधि अपन ने क्या? दुरवस्था। इस शब्द को विशेष ध्यान रखिएगा, ये शब्द शुद्धि के अंदर अपन से परीक्षक बहुत बार पूछता है। ठीक है? आगे आपके सामने लिखा आ रहा है आशीर्धनवाद। ये भी शब्द शुद्धि का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि आशीर्वाद को किस प्रकार से लिखते हैं? आइए देखते हैं इनको इनके संधि के नियम के अनुसार। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? इस सा के अंदर ई की मात्रा, ये लो मैंने इस ई की मात्रा को बाहर निकाल दी और इसके बाद में विसर्ग दे रखा है और इसके बाद में व दे रखा है। इसके बाद में मेरे को क्या दे रखा है? व दे रखा है। अब नियम अपना क्या है कि स्वर के बाद में यदि आपको विसर्ग मिलता है और इनका मेल यदि किसी सगोश से होता है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? इसका परिवर्तन र में हो जाता है। तो इस विसर्ग का परिवर्तन अपन किसमें करवा देंगे? इसका परिवर्तन अपन र के अंदर करवा देंगे। तो इसका परिवर्तन अपन ने र के अंदर करवा दिया। अब जो अपना शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? ये शब्द अपना बन जाएगा, ये मैंने विसर्ग का परिवर्तन करवा दिया, जो बचा उसको मैंने रख दिया। अब आगे मेरे को क्या रखना है? इस विसर्ग के स्थान पर मेरे को र रखना है, तो इस विसर्ग के स्थान पर मैंने इस र को रख दिया। विसर्ग के स्थान पर मैंने र को रख दिया। अब आगे मेरे को क्या दे रखा है? आगे मेरे को वाद दे रखा है, तो मैं इस वाद को यहाँ पे रख देता हूँ। इस वाद को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो जो अब शब्द मैं अगर लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से लिखूँगा? ये शब्द मैंने लिखा आसी। अब ये जो र है, ये इसका र रेफ के रूप में जब लिखते हैं, रेफ यानी ऊपर, रेफ। तो इस र को मैं रेफ के रूप में रखूँगा, तो इसको कहाँ रखूँगा? क्या इसको सा के ऊपर रखूँगा या फिर इसको व के ऊपर रखूँगा? तो रेफ का नियम ये होता है कि जहाँ इसको बोला जाता है, उससे एक पग आगे उसको रखा जाता है। तो इस र को यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इसको रखा कहाँ पे जाएगा? इसको एक कदम आगे रखा जाएगा। तो एक कदम आगे यानी कि वा के ऊपर इसको रखा जाएगा। तो ये क्या लिखा मैंने? आशीर्वाद। क्या लिखा? आशीर्वाद। और यदि आपसे आशीर्वाद की संधि विच्छेद पूछे, तो किस प्रकार से करेंगे? आशीधनवाद। ठीक है? इनके अलावा जो भी शेष उदाहरण आपको दिए गए हैं, उनका आपको क्या करना है? उनका आपको संधि विच्छेद करके देखना है। ये आपके सामने कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, इनका आपको संधि विच्छेद करना है। ये आपको इसको शुद्ध लिख देना। ये क्या लिखा हुआ है? योधन लिखा हुआ है। ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास के अंदर आपसे वायदा किया था कि अपन कुछ शब्दकोश पढ़ेंगे, तो अपन शब्दकोश को देख लेते हैं। कुछ शब्दकोश को देख लेते हैं। तो शब्दकोश को किस प्रकार से पढ़ेंगे अपन? मैंने आपके सामने लिखे हैं, पर्यायवाची शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पर्यायवाची को अपन किस प्रकार से याद करेंगे? आइए देखते हैं कि पर्यायवाची को अपन को किस प्रकार से याद करना है।
तो पर्यायवाची के रूप में पहला शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है पुत्र। क्या लिखा आ रहा है? पुत्र आपके सामने लिखा आ रहा है। और पुत्र शब्द के आप कितने पर्यायवाची याद कर लेते हैं, कितने आपको याद है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। कि इनके कितने पर्यायवाची आपको याद हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। पुत्र शब्द के कितने पर्यायवाची आपको याद हैं, आप बताओ। कितने याद हैं, बताओ देखे। पुत्र शब्द के कितने पर्यायवाची याद हैं? देखो, अपन हनुमान जी के लिए एक शब्द ही काम में लेते हैं, पवन सुत हनुमान। क्या काम में लेते हैं? पवन सुत हनुमान। अपन लेते हैं पवन सुत हनुमान। ये सभी लोग लेते हैं पवन सुत हनुमान। तो पवन सुत हनुमान का अर्थ क्या हुआ? इस पवन सुत का अर्थ क्या हुआ? कि हनुमान जी को अपन किसका पुत्र मानते हैं? पवन का पुत्र मानते हैं। किसका पुत्र मानते हैं? पवन का पुत्र मानते हैं। यानी पवन का अर्थ तो यहाँ पे हो जाता है, पवन का अर्थ हो जाता है हवा, वायु, अनिल, कुछ भी कह सकते हैं। और इस सुत का मतलब क्या हो जाता है? इस सुत का मतलब हो जाता है पुत्र। तो यहाँ से अपन को एक पर्यायवाची शब्द मिल गया, सुत। एक पर्यायवाची शब्द क्या मिल गया? सुत। एक पर्यायवाची शब्द अपन को मिल गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सुत। और क्या कहते हैं? और पुत्र को कहते हैं बेटा। और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं लाडला। ये माँ का लाडला है जी। ये माँ का लाडला है जी। और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं तनुज। और क्या कह सकते हैं? तनुज कह सकते हैं। और कह सकते हैं आत्मज। और क्या कह सकते हैं? आत्मज कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? अपन कहते हैं कि गौरी के नंदन। क्या कहते हैं? गौरी के नंदन। तो नंदन भी क्या होता है? नंदन भी पुत्र का पर्यायवाची होता है। तो मैं इसको भी लिख लेता हूं नंदन। यशोदानंदन क्या लिखते हैं? यशोदानंदन। यशोदानंदन क्या होता है? यशोदा का नंदन, यानी कि यशोदा का पुत्र। क्या लिखते हैं? यशोदानंदन। ऐसा अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर आप पौराणिक एपिसोड देखते हैं, रामायण, महाभारत, ये अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार के शब्द सुनने को मिलते हैं। तो क्या है पुत्र के पर्यायवाची? पुत्र के पर्यायवाची अपन ने याद किए, सुत। सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। और और अपन ने याद किया बेटा। और अपन ने यहाँ पे याद किया लाडला। यहाँ पे अपन ने याद किया तनुज। यहाँ पे अपन ने याद किया आत्मज। और अपन ने क्या याद किया? और अपन ने याद किया नंदन। और ये तो आप सभी लोगों को याद है अच्छे से। तीन शब्द ऐसे हैं जो बहुत अच्छे शब्द माने जाते हैं। उनको किस प्रकार से याद करना है? सुन्नू और सुवन। किस प्रकार से याद करोगे? सुन्नू और सुवन। सुन्नू और सुवन। ये एक छोटा-सा तरीका है, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। औरस को और को आपको बस औरस लिखना है। क्या लिखना है? औरस को बस आपको और लिखना है। तो याद कैसे करेंगे? सुन्नू और सुवन। सुन्नू और सुवन। तो पुत्र के पर्यायवाची किस प्रकार से बनते हैं? एक बार इसको बोले देखे। तो क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा सुत, बेटा, लाडला, तनुज, आत्मज, नंदन। ये सभी लोगों को पता होता है कि इसके क्या अर्थ होते हैं। कभी भी आपको आत्मज लिखा मिल जाए तो आप झट से बता देंगे कि ये बेटे का या पुत्र का पर्यायवाची होता है। अच्छे शब्द तो ये है सुन्नू और सुवन। क्या है? सुन्नू और सुवन। और इनके अलावा क्या हो सकता है? और इनके अलावा क्या हो सकता है? इनके अलावा हो सकता है, वो बताओ देखिए। इनके अलावा एक और शब्द मिलता है, वो मिलता है वल्द। क्या मिलता है? वल्द मिलता है। ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद करोगे वल्द को? तो जब आपकी मम्मी आपको डांट लगाती है तो क्या बोलती है? वल्द बोलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो आपको बोल रही है कि बेटे। ठीक है। तो ये थे अपने इस बेटे के पर्यायवाची
एक बार वापिस से इनको बोलो देखिए। तो इनके पर्यायवाची बनते हैं सुत, बेटा, लाडला, तनुज, आत्मज, नंदन। ये आप सभी लोगों को आसान-आसान शब्द है। इनको एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएँगे। अच्छे शब्द तो ये हैं सुन्नू और सुवन। सुन्नू और सुवन। अगर आप अभी किसी को बेटा बोलना चाहे तो आप उन्हें इस प्रकार से बोलेंगे सुन्नू और सुवन। आपको इससे आपको 3 शब्द याद हो जाएँगे, सुन्नू और सुवन। और इसके अलावा ये आपको याद रखना है वल्द। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको याद करने हैं। ये 4 शब्द जो अच्छे थे मैंने आपके सामने लिखे हैं, सुन्नू, सुवन और वल्द। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पुत्री के पर्यायवाची आपको किस प्रकार से याद करने हैं? अगर आपको पुत्र के पर्यायवाची शब्द याद हो गए, तो उन सब के साथ में आ प्रत्यय जोड़ दो। उन सब के साथ में आ प्रत्यय जोड़ दो, आपको पुत्री के सारे पर्यायवाची याद हो जाएँगे। या फिर आ जोड़ दो या फिर क्या जोड़ देंगे? ई जोड़ देंगे, ई प्रत्यय जोड़ देंगे। कैसे? अब यहाँ पे बढ़ते हैं वापस। यहाँ पे मैंने लिखा सुत, तो यहाँ पे अगर मैं पुत्री का पर्यायवाची लिखना चाहूँ, तो इसके अंदर आपको क्या जोड़ना है? आ प्रत्यय जोड़ना है, तो ये हो गया सुता। बेटे का क्या हो जाता है? बेटी हो जाता है, ई प्रत्यय जोड़ दिया मैंने। लाडला, तो बेटी को क्या कहेंगे? लाडली कह लेंगे। और यहाँ पे आगे आपके लिखा आ रहा है तनुज, तो बेटी के लिए क्या बनता है? तनुजा। और उसी प्रकार से आत्मज लिखा आ रहा है, तो इसका पर्यायवाची क्या बनेगा? आत्मजा। और नंदन लिखा आ रहा है, तो इसका पर्यायवाची बन जाता है नंदिनी। क्या बन जाता है? नंदिनी। याद हो गए देखो, ये जो आसान-आसान शब्द हैं, ये आपको याद करने हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक बार दो 1-2 बार इनको देखेंगे, तो आपको ये शब्द अच्छे से याद हो जाएँगे, आराम से याद हो जाएँगे। इनके अलावा और क्या है? ये अपन ने पुत्री के पर्यायवाची देखे। तो क्या है? नंदिनी, आत्मजा, तनुजा। एक अच्छा शब्द है, ये है दुहिता। ये आपको याद रखना है। दुहिता का अर्थ क्या होता है? पुत्री होता है। दुहिता का अर्थ क्या होता है? पुत्री होता है। ठीक है? और अपन किसके याद करेंगे? और आपको याद करने हैं इसके। ये जो पुत्र और पुत्री के जो मैं शुरुआत के अंदर आपके सामने पर्यायवाची लेके आया हूँ, क्यों लेके आया हूँ? इसका एक कारण है। वो कारण क्या है? वो अपन जानेंगे अगली क्लास के अंदर। कि किस कारण से मैं ये सबसे पहले पुत्र और पुत्री के ही लेके आया हूँ। तो पुत्र और पुत्री के लेके आने का कारण अगर आपको छोटा-सा हिंट मैंने आपको दिया था कि हनुमान जी का पर्यायवाची क्या होता है? पवन सुत होता है। तो यहाँ पे अगर मेरे को हनुमान के पर्यायवाची याद करने हैं तो किस प्रकार से कर सकता हूँ? तो मैं उनके पर्यायवाची याद कर सकता हूँ कि वायु के पर्यायवाची, वायु का पर्याय प्लस पुत्र का पर्याय, पुत्र का पर्याय। इनका पर्यायवाची मेरे को याद करना, तो मेरे को तीसरा पर्यायवाची अपने आप याद हो जाएगा किसका? हनुमान का पर्यायवाची मेरे को याद हो जाता है इससे। इसीलिए मैंने पुत्र और पुत्री के और आगे इसी प्रकार से ईश और ईश्वर के जो ईश और पति के पर्यायवाची मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको जो पौराणिक संबंध है, देवी-देवताओं से संबंधित जो भी पर्यायवाची है, वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और क्या है इनके अलावा तो देखते हैं। बाकी पर्यायवाची अपन कल पढ़ेंगे। 1-2 अपन शब्द युग्म देख लेते हैं, फिर अपन आज की क्लास को खत्म करते हैं। शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है? शब्द युग्म का अर्थ ये होता है कि दिखने में और इनके उच्चारण में एक जैसे होते हैं। दिखने में, सुनने में एक जैसे होते हैं। तो ये अंश मैं जब बोलता हूँ, ये सुनने भी एक जैसा लगता है और इसको अंश को भी बोलता हूँ, तो भी ये सुनने में और उच्चारण में एक जैसे लगते हैं। लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। तो इस अंश का अर्थ क्या होता है? इस अंश का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले तो बताओ कि अंश का अर्थ आपको एक तो समझ में आ गया कि अंश का अर्थ होता है हिस्सा। अंश का अर्थ क्या होता है? अंश का अर्थ होता है हिस्सा। अब ये बताओ कि कौन से अंश का अर्थ होता है हिस्सा? जो आपको ऊपर अंश दिया गया है, इसका अर्थ हिस्सा है या फिर जो आपको नीचे अंश दिया गया है, उसका अर्थ हिस्सा होता है?
तो कौन से अंश का अर्थ हिस्सा होता है? तो एक अंश को आप याद कर लो, अर्थ आपको दोनों के याद करने हैं, लेकिन जब आप भ्रम वाली स्थिति में हो ना, तो उसमें आपको क्या करना है कि इन दोनों में से एक अंश को आप मजबूती से याद कर लो, दूसरे का अपने आप अर्थ याद हो जाएगा। तो मेरे को एक अंश का अर्थ पता है, एक अंश का अर्थ पता है कि हिस्सा होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस अंश का मेरे को अर्थ नहीं पता, इस अंश का मेरे को अर्थ नहीं पता, तो एक अंश का मेरे को पता है कि उसका अर्थ हिस्सा होता है। तो इस अंश का अर्थ क्या होता है? इस अंश का अर्थ हिस्सा हो जाता है। इस अंश का अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ हिस्सा है, ये मैं जानता हूँ। अब मेरे को याद करना है तो सिर्फ़ ये याद करना है कि इस अंश का अर्थ क्या होता है? तो इस अंश का अर्थ होता है कंधा। इस अंश का अर्थ क्या होता है? इस अंश का अर्थ होता है कंधा। अब आपने दोनों शब्दों के सभी युग्म याद कर लिए, दोनों के अर्थ आपको याद है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपके सामने ये लिखा आ रहा है, अंश है कंधा और अंश है हिस्सा, ये आपको पता है। लेकिन एग्ज़ामिनर ने क्या किया, इनका अर्थ इसके साथ में लिख दिया, इनका अर्थ इसके साथ में लिख दिया। अब आप कन्फ्यूज़ हो गए कि मेरे को दोनों का अर्थ तो पता है कि कंधा और हिस्सा है, लेकिन कौन से अंश का अर्थ कंधा और कौन से अंश का अर्थ हिस्सा है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों में से एक का आपको मजबूती के साथ में याद करना है। जो आपको आसान लगे, जैसे कि मेरे को ये लग रहा है कि इस अंश का अर्थ मैं बचपन से जानता हूँ कि इसका अर्थ है हिस्सा, तो क्यों ना मैं इसी को याद कर लूँ। इस सा का अर्थ क्या है? इस सा का अर्थ है हिस्सा। दूसरा तरीका कि यहाँ पे हिस्से के अंदर मैं कौन-सा सा लिख रहा हूँ? इस हिस्सा के अंदर सा आ रहा है, दंत्य सा आ रहा है और इस अंश के अंदर कौन-सा सा आ रहा है? इस अंश के अंदर तालव्य सा आ रहा है। तो जो सा इसके अंदर है, वो नहीं होगा। याद हो जाएगा? कि अगर यहाँ पे तालव्य स है और यहाँ पे इस हिस्सा के अंदर दंत्य स है, कि जो स इसके अंदर है उसका अर्थ ये नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? अंगद और अगध। अंगद का अर्थ आप सब लोग जानते हैं। आप सभी लोगों ने, मेरे को पता है कि रामायण अच्छे से देखी है। तो अंगद कौन है? बाली का पुत्र। अंगद कौन है? बाली का पुत्र है। बाली का पुत्र कौन? अंगद। अब आपको याद कौन-सा करना है? अगध। अगध क्या होता है? अगध का अर्थ होता है निरोग। अगध का अर्थ क्या होता है? निरोग होता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो नया अभ्यास है, नया प्रयास है, आपको पसंद आ रहा होगा। आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।